हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे बाबू, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास 12th हिंदी 4th नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है बाबू अर्धनारीश्वर। और इसके जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर, बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट वीडियो में लेखक के बारे में यानी रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में वो हम लोग पढ़ लिए थे, और दूसरे वीडियो में हम लोग संपूर्ण अर्थ हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, और आज का वीडियो जो है उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ यहां से देखने वाले हैं। तो आपसे एक ही निवेदन रहेगा बाबू कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से आप लोगों का 2 से 3 नंबर आप फिक्स कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। तो आपको क्या करना है, ज्यादा देर का क्लास है नहीं, अच्छे तरीके से अंत तक देखना है। कोई भी चीज अंतिम तक देखिएगा ना तो उसमें आप लोगों को पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, ड्रीम हम लोगों का क्या है। ड्रीम जो हम लोगों का है वो हम लोगों का ड्रीम क्या है, 450 प्लस लाने का। क्या है बाबू? 450 प्लस लाने का ड्रीम है। चाहे स्टूडेंट रहे, कॉमर्स के रहे, आर्ट्स रहे, कोई भी स्टूडेंट्स क्लास 12th वाले बच्चे जिनका 1 फरवरी 2026 से आपका एग्जाम्स होगा, उनको 450 नंबर तो लाना ही पड़ेगा बाबू। ठीक है, और हिंदी में स्पेशल यदि हिंदी का बात किया जाए, ठीक है, हिंदी का यदि बात किया जाए, हिंदी सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको 95 प्लस, कितना, 95 प्लस स्कोर करना है बाबू। ठीक है, देखिए 95 प्लस का लक्ष्य रखिएगा ना, तभी आप लोगों को 90 प्लस नंबर भी आ सकता है। क्या आ सकता है? 90 प्लस नंबर तभी आ सकता है। 95 का लक्ष्य रखिएगा तभी आपको 90 प्लस नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का ड्रीम हो चुका है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छे तरीके से पहले क्लास को देखिए सबसे पहले। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि हूबहू यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्या लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो हम लोग पढ़े थे ना कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो है वो कृति है। ठीक है, कौन? संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? ये 4 ऑप्शंस में बताना है कि कौन सी कृति जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि शुद्ध कविता की खोज। क्या हो जाएगा? शुद्ध कविता की खोज। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई नहीं है? लास्ट में आपको देखना होगा ये 4 ऑप्शंस में कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 का क्या हो जाएगा? साकेत जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई नहीं है, और ये तीनों जो है वो रामधारी सिंह दिनकर ही जी लिखे हैं। ठीक है, यानी 3 नंबर क्वेश्चंस का आपका डी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी कृति पर मिली थी बाबू? तो उर्वशी पर मिली थी। किस पर? उर्वशी पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चंस का आपका बी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था बाबू? तो कब हो जाएगा? 23 सितंबर 1908। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। ठीक है, और यदि दिन महीना पूछा जाए तो 23 सितंबर 1908, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आपका ए नंबर ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिनकर किस युग के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो किस युग के कवि हैं बाबू? तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। कैसे हैं? छायावादोत्तर युग के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा है? तो हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं ना, अर्धनारीश्वर है। कौन सा? अर्धनारीश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध निबंधकार कौन है? तो कौन है जी? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है? कौन सी कृति? इसमें 4 ऑप्शंस में बताइए था कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? तो हारे को हरिनाम। क्या है? हारे को हरिनाम, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का आपका
कौन सा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, ठीक है, यानी लिखी गई नहीं है। क्या है, नहीं यहां पर आ गया है, तो कौन सी कृति नहीं है, तो बताना होगा आपको बाबू कौन सा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर डी नंबर, यानी प्रिय प्रवास। क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास हो जाएगा, यानी कि ये सब जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है, और ये जो है वो नहीं लिखी गई है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर आपका ऑप्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं, तो बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 10 11th नंबर क्वेश्चन का, तो अभी बताए ना, छायावादंतर युग के कवि कौन सा है, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो छायावादंतर युग के कवि हैं बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो शंकर पार्वती जी का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी पर। अभी तो हम लोग देखे थे ना कि उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई महाकाव्य है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही लिखा गया है, जिसमें युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका 15th नंबर क्वेश्चन, गंधारी, गंधारी की मां है, यानी ए नंबर आपका ऑप्शन कंप्लीट। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी 15th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र क्या थे, हो जाएगा कथाकार, कथाकार यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एग्जाम्स में आएगा कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। और क्वेश्चंस बन सकता है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, यहां से दो क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। यही एक ही में कंबाइन किया गया है बाबू। तो आपको क्या करना होगा कि रामधारी सिंह दिनकर टिक लगाना होगा, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर है कौन सा है, 4 नंबर को ये क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। ये 4 ऑप्शंस में तो यही होगा ना जी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सा है, अर्धनारीश्वर, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म क्या हुआ था, सिमरिया बेगूसराय, ठीक है। यानी आपका बी नंबर आपका ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा 19th का बाबू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समव्य है, तो किस गुण का है, नारी और पुरुष दोनों के है, नारी और पुरुष दोनों का है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आपका सी नंबर हो जाएगा, 20 का आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी, पहली काव्य पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी थी, प्रणभंग हो जाएगा, कौन सा, प्रणभंग, यानी डी नंबर आपका ऑप्शन कंप्लीट है 21 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किस पत्रिका में रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता वो प्रकाशित हुई थी, तो छात्र सहोदर, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, छात्र सहोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता वो कब प्रकाशित हुई थी बाबू, कौन सा वो ईस्वी था, तो 1925, कब, 1925 में, 1908 में उनका जन्म हुआ था और 1925 में वो कविता लिख दी है, मात्र 21 साल की उम्र में, कितना, मात्र 21 साल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिनकर जी के अनुसार, रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार पति यदि विचार है तो वाइफ क्या है, क्या है, भावना है, पत्नी क्या है, भावना है, ठीक है। यानी 24 का आपका सी नंबर हो जाएगा, जो पति है, यदि पुरुष विचार है तो पत्नी क्या है बाबू, औरत क्या है, तो वो क्या है, भावना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 25 नंबर क्वेश्चन कि बुद्ध और महावीर, भगवान बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, तो कौन सा अधिकार दिया था, भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, कौन सा, भिक्षुणी होने का अधिकार, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है, ये कौन सा बोले थे, तो ये प्रेमचंद्र जी का ये कथन है बाबू, आप लोग पढ़े होंगे ना, आपको चैप्टर में पढ़ाए थे, क्या है
कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। किंतु औरत लोग यदि गुण लेता है, किसका? यदि पुरुष का गुण लेता है तो वह राक्षसी हो जाता है। राक्षसी हो जाता है। क्या हो जाएगा? राक्षसी हो जाता है। तो यह किसका कथन है? यह प्रेमचंद्र जी का कथन है। किसका? प्रेमचंद्र जी का, यानी 26 का आपका सी नंबर ऑप्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 26 कंप्लीट हो चुका है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है ना जी। क्या है? एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ना की थी? तो गांधी जी ने। कौन सा? गांधी जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में? वो गांधी जी गांधी जी जो थे वो क्या थे? वो औरत। ठीक है, यानी नारीत्व की साधना की थी। 28 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? वो क्या है? कल्पित रूप है, यानी कल्पना की गई है। यानी 29 का आपका बी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रेमचंद्र जी के अनुसार जब नारी, क्या लिखा हुआ? प्रेमचंद्र जी के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है, नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जूठन हो जाएगा बाबू। कौन सा हो जाएगा? जूठन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर 31 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है? तो वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस में क्या हो जाएगा? परशुराम की प्रतीक्षा। क्या हो जाएगा? परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। क्या मिला था? उर्वशी उन्होंने लिखे थे, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? कुरुक्षेत्र है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बाबू। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब लोग देख लिए, इतना ही था, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जितना भी आपके बुक में क्वेश्चंस रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो हम लोग देखेंगे। देखिए यदि आप 400 नंबर लाना चाहते हैं तब तो ऑब्जेक्टिव देखिए। यदि आप 450 नंबर लाना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, हिंदी में 95 नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको सब्जेक्टिव भी देखना होगा बाबू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो आपने देख लिया, बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव देखकर छोड़ देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको क्या देखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी वो देखना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग अच्छे तरीके से इसको देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य जो है वो 450 प्लस का है, और तो हम लोगों को देखना तो है ही ना। चलिए बहुत अच्छा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच होती, यदि संधि की वार्ता, यदि बात कुंती और गंधारी जी के बीच में होती, तो वह संभव था कि महाभारत ना मचता। वो नहीं होता यदि कुंती और गंधारी के बीच में, औरत के बीच में यदि बात हुई होती तो। अब देखिए आंसर में क्या लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम्स में, तो कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बाबू। ठीक है, तो देखिए यही चीज लिखा हुआ है कि कुंती और गंधारी औरत होने के नाते कोमल स्वभाव की थी। कुंती और गंधारी औरत है ना, तो वो होने के नाते उनका स्वभाव क्या था? कोमल था। ठीक है, युद्ध में होने वाले रक्तपात, ठीक है, युद्ध में होने वाले रक्तपात, युद्ध होता है तो मृत्यु होता है तो रक्त बहता है ना, तो वही चीजें रक्तपात के परिणाम, ठीक है, परिणाम से वह परिचित थी। यानी वो लोग तो जानती थी यदि युद्ध होता, युद्ध हुआ था लगभग बहुत ज्यादा लोग वो दिखता ना, तो उसकी मृत्यु हुई थे बाबू, और युद्ध में तो होता ही। वही चीज यहां पर बताया गया है
कि युद्ध में होने वाले रक्तपात से परिणाम क्या है, कि युद्ध में होने वाले रक्तपात के परिणाम से वह परिचित थी। युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं उनकी मृत्यु होती है, युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं उनकी मृत्यु होती है बाबू, उनका परिवार जो होता है वो भी खत्म ही हो जाता है ना। और क्या लिखा हुआ कि उनसे संबंधित नारियों का जीवन भी जो है वो बर्बाद हो जाता है, जिसका जो है उनकी जो है, यही चीज लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि युद्ध में सिर्फ सैनिक की मृत्यु नहीं होती, साथ साथ ठीक है उनसे संबंधित नारियों का भी जीवन जो है वो बर्बाद ही हो जाता है। नारियों ठीक है, नारियों में जो है वो की प्रतिमूर्ति होती है, वो प्रायः युद्ध से परहेज करने का प्रयास करती है। नारी जो है वो चाहती है कि युद्ध ना हो, ठीक है, वो क्या करती है, युद्ध से परहेज करने का प्रयास करती है। इसी कारण महाभारत उनकी संधि वार्ता से रुक सकता था। इसी कारण है कि ठीक है, इसी कारण है जो कुंती और गांधारी के बीच वार्तालाप होती तो यह महाभारत जो इतना विशाल हुआ था वो रुक सकता था। ठीक है, यही चीज यहां पर बताया गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। तो ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाएगा, तो अपने अनुसार से आप लिख सकते हैं बाबू। ठीक है, संपूर्ण अर्थ वाला वीडियो नहीं देखें तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़े अच्छे तरीके से देखिएगा बाबू, क्योंकि उसमें आप लोगों को सब कुछ वहां पर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन के अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होती, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होती, आज इसकी क्या सार्थकता है, वही चीज है। देखिए आंसर में समझने का प्रयास कीजिएगा कि सामाजिक जीवन के विकास के लिए, सामाजिक जीवन ठीक है, जो समाज है वो जीवन के लिए पुरुष और औरत का होना जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद नर और नारी दोनों का समान रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि कुछ सिर्फ एक को महत्व है, सिर्फ एक का महत्व है, वैसे औरत जो है वो क्या है, समान रूप से महत्वपूर्ण है। नारी के गुण जो है वो पुरुष में तथा जो पुरुष है उसका गुण जो है वो नारी में होना चाहिए। यही चीज लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि जो पुरुष है उनका गुण जो है वो औरत लोगों में होना चाहिए और जो औरत का गुण है वो पुरुष लोगों में होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान क्या लिखा, वर्तमान नारी सशक्तिकरण के दौर में तो है, वर्तमान जो नारी है वो सशक्तिकरण के दौर में तो है, और भी प्रासंगिक हो गए हैं, क्या है, और भी प्रासंगिक हो गया है। जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में नारी और नर है। ठीक है, अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं ना, औरत लोग जो है वो गर्ल्स लोग कितने हर एक जगह उनका जो है वो योगदान है, क्या है, योगदान है। ठीक है, हर क्षेत्र में देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो वही चीज है बाबू, अब धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। वही चीज यहां पर बताया गया कि जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में देख रहे होंगे ना कि नर और नारी का मिलकर जो है, और वही चीज यहां पर बताया गया कि जीवन के हर क्षेत्र नारी को जो है वो मिलकर बढ़ना होगा, इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। इसीलिए जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी अर्धनारीश्वर की कल्पना किए हैं कि दोनों मिलकर जो है वो आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को पीछे छोड़ देना है बाबू। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया समझ में ना, ये क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से आपको बना लेना है। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, परेशान नहीं होना है। इस वीडियो को अच्छे से सबसे पहले आप देखिए। रविंद्रनाथ, लिखा हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि रविंद्रनाथ टैगोर और प्रसाद जी और प्रेमचंद्र जी के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं, यानी कि ये सभी जो लोग हैं ना, महानुभाव लोग, वो चाहते थे बाबू कि वो जो है वो जीवन वो उनका घर में ही बीते, वो आगे नहीं बढ़े। ठीक है, तो वही चीज है, वो रामधारी सिंह दिनकर जी ऐसा नहीं सोचते थे, वो तो लिखे ही है ना कि हर एक चीज में उनका योगदान होना चाहिए। तो देखिए असंतुष्ट किस लिए थे, तो आंसर में आप सभी देख रहे होंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है बाबू। ठीक है, देखिए आंसर में यही चीज लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के रामधारी सिंह दिनकर नर नारी को एक दूसरे का पूरक मानते थे, क्या है, औरत और पुरुष का एक दूसरे का पूरक मानते थे रामधारी सिंह दिनकर जी, जबकि प्रेमचंद्र प्रसाद और रविंद्रनाथ टैगोर जी नारी को सिर्फ कोमलांगी मानते थे। क्या मानते थे, कोमल अंग मानते थे। ठीक है,
उन्हें कमजोर समझते थे। क्या समझते थे? उन्हें, उनको कोमल शरीर समझते थे, उनको कमजोर समझते थे नारी लोगों को, औरत लोगों को, जबकि दिनकर जी उन्हें कमजोर नहीं बलजोर मानते थे। क्या है? बलजोर मानते थे रामधारी सिंह दिनकर जी। किनको? औरत लोगों को। किनको? औरत को। आ रहा है ना समझ में? तो वही चीज यहां पर बताया गया है, ठीक है, कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो प्रेमचंद्र जी और उनके जो मित्र हैं प्रसाद जी, सभी लोग, वो औरत को क्या वो समझते थे कि वो नीच रहे बाबू, वो कमजोर रहे। लेकिन जो है दिनकर जी वो समझते थे कि औरत लोग, जो नारी लोग है, वो कमजोर नहीं है। वो क्या है? कमजोर नहीं है, बलजोर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। अंतर बताना है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। कि प्रवृत्ति मार्ग में यही चीज ना बताया गया था बाबू, कि उसमें क्या है कि औरत लोगों को प्रेम करते थे, ठीक है, और उन्हीं के साथ रहते थे प्रवृत्ति मार्ग में। और निवृत्ति मार्ग में वही चीज बताया गया है कि उनके संसार से, ठीक है, यानी घर को छोड़कर, औरत लोगों को छोड़कर वो संन्यास ले लेते थे। तो देखिए आंसर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों ही, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि ये दोनों ही बौद्ध धर्म के मार्ग हैं। ये दोनों बौद्ध धर्म के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्गियों ने भोग विलास का जीवन आधार बनाया। ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग जो है वो भोग विलास जीवन का वो आधार बनाया, नारियों को गले से लगाया, जीवन का आनंद प्राप्त किया, नारियां उनके लिए आनंद की खान थी। किंतु निवृत्ति मार्ग तो नारियों की छाया भी भागते थे। निवृत्ति मार्गी जो लोग हैं वो नारियों की छाया से भी भागते थे। तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद देखिए 5th नंबर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक दो आ सकता है इस चैप्टर को, तो अच्छे से आप लोगों को देखना होगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, आप लोग देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बाबू, कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। भगवान बुद्ध जो थे उनके शिष्य जो आनंद जी थे उनसे उन्होंने क्या कहा था। तो आंसर में देखिए बुद्ध भगवान ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो यह धर्म जो है अपनाया है, यह धर्म कौन? बुद्ध भगवान जो बोलते थे आनंद जी से कि मैंने जो यह धर्म उत्पन्न किया है, मेरे द्वारा मैंने जो यह धर्म जो है शुरू किया है, वह 5 सशस्त्र वर्षों तक चलने वाला था। यह जो धर्म है वो 5000 वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा। कितना? मात्र 500 वर्ष तक ही चलेगा बुद्ध धर्म का जो है, ठीक है, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया। क्या हुआ? कि मैंने नारियों को ये भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया। इसलिए बुद्ध जी बोल रहे हैं आनंद जी से। किनसे? आनंद जी के। आनंद जी कौन है? उनके शिष्य थे बुद्ध जी के, ठीक है। 500 वर्ष तक यह चलने वाला है, ऐसे तो 5000 से भी ज्यादा वर्ष तक चलता। तो यही चीज है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए यही चीज लिखा हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि औरत को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे वो क्या थी मंशा, वो क्या उचित सोचते थे प्रेमचंद्र जी, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। औरत लोगों को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की है। उनको क्या है कि पुरुष जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, वही हर चीज कर सकता है, औरत लोग जो है वो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन आज का समय तो आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा योगदान है, हर चीज में औरत है ना जी, ठीक है। तो वही चीज है, ये गलत बात है बाबू, ठीक है। यानी कि पुरुष की जो मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की है, ऐसा करके पुरुष अपनी जो है वो अपनी दुर्बलता को भी छिपाता है, साथ ही वह नारी को बराबर क्या है, नारी को साथ ही वह नारी को दाब कर, ठीक है, यानी नीचे कर कर रखने के लिए ऐसा करता है। वह सोचता है पुरुष लोग कि वो घर में ही रहे, बाहर नहीं जाए बाबू, उनका योगदान कुछ भी नहीं रहे, यानी कि साथ ही वह नारी को दबा कर रखने के लिए भी ऐसा करता है। और क्या लिखा हुआ है कि ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे नारी के हृदय की ठोस पहुंचती है, इससे नारी के हृदय में ठोस पहुंचती है ना, ऐसा तो कहना बिल्कुल भी गलत है। वैसे ही नारी आदरणीय, नारी और क्या लिखा हुआ कि वैसे भी नारी आदरणीय तथा श्रद्धा के योग्य हैं, समाज में उसका भी जो है बराबर स्थान, समाज में बराबर स्थान है और होना भी है।
ठीक है, होना भी चाहिए। इसलिए ऐसा कहना पूर्णतः गलत है। क्या है? ऐसा कहना बाबू पूर्णतः गलत है ना, यानी कि उनका योगदान हर एक जगह है। कोई भी ऐसा फील्ड है जी जहां औरत लोग नहीं है, जहां गर्ल्स लोग नहीं है, तो वो क्या है, वो पूर्ण रूप से गलत है। पुरुष लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए और ऐसा मानसिकता भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, 7th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि नारी के पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो नारी की पराधीनता बाबू चैप्टर में वही चीज लिखा हुआ है कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब जो है औरत लोग, नारी लोग वो घर में रहने लगे। वो जो पुरुष लोग होते थे वो काम करते थे खेत में या बाहर में, तो वो अनाज वगैरह लाते थे या कोई भी चीज लाते थे, तो पुरुष लोग जो है लाते थे, तो औरत लोग जो है उसको फटकना, बोहरना, खाना बनाना, तो यही सब काम उन लोगों का था। तो देखिए अच्छे से समझिएगा बाबू कि नारी के पराधीनता कब से प्रारंभ हुई, नारी के पराधीनता कब से आरंभ हुई। ठीक है, ये 2 बार शायद लिखा गया है। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए आंसर आप लोग समझिएगा कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते, क्या लिखा हुआ बाबू, कि जिसके चलते नारी घर में रही, नारी जो है औरत लोग घर में रही और पुरुष बाहर रहने लगा। यहां से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत होता गया, जिससे छोटी जिंदगी जो है वो बड़ी जिंदगी का आधिकारक, ठीक है, जो छोटी जिंदगी है वो बड़ी जिंदगी के अधिकारीन अधीन हो गई। नारी की पराधीनता यह संक्षिप्त इतिहास है। नारी की पराधीनता जो है यह संक्षिप्त इतिहास है। मैंने आप लोगों को यहां से बता दिया हूं, यानी कि सब कुछ आपको अच्छे तरीके से यहां से बताया जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कुछ भी कंफ्यूजन है जी, आशा करते हैं कि अभी तक तो कुछ कंफ्यूजन ही नहीं हुआ होगा आपको। तो बाबू इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस और रह गया है उसको भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और कुछ बाहर से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है बाबू, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है और अच्छे तरीके से पढ़ना है सिर्फ। देखिए प्रसंग स्पष्ट करे, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस है, को और ख, दोनों को अच्छे से देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ दृष्टि से देखती है, जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। ठीक है, तो इसका स्पष्ट करना है बाबू, यह पंक्ति है, इसका अर्थ क्या बोल रही है, तो वही चीज यहां पर आप लोगों को पढ़ना है, यही चीज है ना सर। क्या है आंसर में बाबू कि प्रस्तुत व्याख्यान पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि हैं वह कहना चाहते हैं कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी जो है वो लताएं वृक्ष के अधीन फलती फूलती है, उसी प्रकार पत्नी भी पुरुषों के अधीन है, वह पुरुष के अधीन है। ये इस कारण क्या हुआ है कि इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। उसके सुख दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहां तक कि जीवन मरण भी पुरुष के अनुसार ही हो गया है। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा है कि पुरुषों की इच्छा है कि वह जो है वो वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना, ये क्या लिखा है बाबू कि पुरुषों की इच्छा वह है कि वृक्ष की जो है लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना पर फैलती है। क्या करती है, मतलब चाहने पर ही अपना पर फैला। पुरुषों की इच्छा पर हुआ है कि वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना पर फैलाती है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा। और देखिए आगे क्या लिखा है कि उसी प्रकार औरत ने भी अपने को आर्थिक पुंग मानकर, आर्थिक कमजोर मानकर पुरुष के अधीनता स्वीकार कर ली है। लेकिन आज के समय के औरत वैसे नहीं है बाबू, हर चीज में लोग काम कर रहे हैं और अपने पैर पर खड़ा है सभी लोग। ठीक है, यह कहने को विवश हो गई है कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है। ठीक है, यही चीज यहां पर बताया। इस प्रवस्था के कारण उसकी सहज दृष्टि छीन गई, जिससे वह समझती, यही चीज है कि इस प्रवस्था के कारण उसकी सहज दृष्टि छीन ली गई, जिससे वह समझती है कि वह नारी उसका अस्तित्व है। एक सोची समझी साजिश के तहत पुरुषों के द्वारा वह पुंग बनी दी गई है। साजिश के तहत पुरुषों के द्वारा वह, इसलिए वह सोचती है कि मेरा पति मेरा कर्णधार है, मेरी नैया वही पार कर सकता है, मेरा अस्तित्व उसके होने के लिए है।
मेरा जो अस्तित्व है मैं हूं वो पुरुष के लिए ही है। यदि वो मतलब यदि मैं जो हूं वो जो है वो पुरुष के ही अधीन है। यही चीज है ना कि वृक्ष की जो लताएं अपनी से सींच कर उसे सहारा देकर बढ़ने का मौका दे देता है और कभी दमन करता है। इसी तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपनी जो पत्नी है वो अपने पति को देखती है। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखा हुआ है बाबू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का क्या है कि जिस पुरुष में नारीत्व तो नहीं है, अपूर्ण है, इसका अर्थ बताना है। तो देखिए आंसर में यही चीज लिखा हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट कि प्रस्तुत व्याख्यान पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के निबंध जो है अर्धनारीश्वर से ली गई है। निबंधकार दिनकर जी कहते हैं कि नारी में दया माया है। ठीक है, सहिष्णुता है, नारी जो है ठीक है, विनूता है। और क्या लिखा हुआ है बाबू की और वीरुता जैसे स्त्रीयोचित गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी का विनाश से बची स्त्रीयोचित गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। और क्या लिखा हुआ कि यदि इन गुणों का पुरुष अंगीकार कर ले तो पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं होता। यदि पुरुष जो है अपने पुरुष में यदि दोष नहीं होता, क्या लिखा हुआ है कि तो पुरुष के पौरुष में यदि दोष नहीं आता और पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। इसलिए निबंधकार अर्धनारीश्वर की कल्पना करता है जिससे पुरुष स्त्री यानी औरत और औरत जो है पुरुष के गुण लेकर महान जो है वो बन सके। ठीक है, प्राकृतिक ने औरत और मर्द जो होते हैं बाबू वो समान बनाया है। औरत लोग और पुरुष लोगों को प्राकृतिक जो है वो समान बनाया है, कहीं अंतर नहीं है, पर गुणों में अंतर है। क्या? उनके गुण में अंतर है। अतः निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी जी का हवाला देता है कि गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। ठीक है, लास्ट में यही चीज है ना कि अतः निबंधकार नारीत्व के लिए, ठीक है, निबंधकार जो है रामधारी सिंह दिनकर जी वो महान पुरुष गांधी जी का हवाला देते हैं। गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है बाबू कि जिसे भी पुरुष अपना कर्मक्षेत्र मानता वह नारी का भी कर्मक्षेत्र है। कैसे? जो कर्म है जो पुरुष लोगों का औरत लोगों का भी कर्म है वो कैसे बाबू? देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी क्या लिखे हुए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। नारी जीवन में औरत और पुरुष दोनों ही समान है। क्या है? स्त्री और पुरुष जो है वो दोनों समान है बाबू। आज का जो काम पुरुष करता है वह औरत भी कर रही है। क्या है? औरत भी कर रही है। कहीं रोक ठोक है जी, और होना भी नहीं चाहिए। हर एक क्षेत्र में जो है औरत पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। औरत जो है वो पुरुष से जो है वो कदम मिलाकर हर क्षेत्र में चल रही है आज के युग में, और आने वाले समय में तो और भी ज्यादा हो जाएगा। और कहीं कहीं तो औरत ही लोग जो है वो आगे है पुरुष लोगों से। अतः दोनों का कर्म क्षेत्र एक है। अतः दोनों का कर्म क्षेत्र बाबू एक है। तो ये चीज आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और थोड़ा लंबा में भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं बाबू, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, अपने अनुसार से आप लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए लास्ट में यही एक क्वेश्चन होगा कि आप लोगों को अर्थ यानी कि पूरा जो है वो संक्षिप्त अर्थ बताना है बाबू। क्या है? संक्षिप्त अर्थ है, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए ये बाहर से भी क्वेश्चंस आता है, क्या लिखा हुआ है अच्छे से समझिएगा बाबू। ठीक है, देखिए यही चीज है कि नारी और जो नर है वो एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। कैसे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं कि जो औरत है जो पुरुष है वो एक ही द्रव की दो ढली प्रतिमाएं हैं। कैसे हैं? तो आरंभिक जीवन में जो औरत लोग और जो मर्द लोग हैं वो दोनों समान थे। आरंभिक जीवन में बाबू आदि मानव लोग तो सभी लोग समान थे ना जी। हम लोग चैप्टर में पढ़े थे ना कि वो क्या करते थे बाबू, वो जंगल में जाते थे खाना लाने के लिए। अब वही चीज ना, और उस समय था ही क्या, खाना ही तो था ना बाबू, तो वो भी बहुत मुश्किल से उन लोगों लाते थे। उसके बाद क्या है कि हर काम में दोनों की समान भागीदारी होती थी उस चीज में। ऐसा नहीं है कि उनके लिए खाना कोई लाएगा पुरुष लोग, तो ऐसा नहीं, सभी लोगों को जाना पड़ता था।
सिर्फ रूप में दोनों भिन्न थे, रूप में जो है वो भिन्न थे, शरीर संरचना तो समान तत्वों से हुआ था। भगवान जो बनाया है बाबू लगभग तो सभी चीज सेम ही है ना, सिर्फ रूप का है जो है वो अलग है, ठीक है। तो वे दोनों क्या लिखा है बाबू, वे तो एक ही द्रव की दो बनी प्रतिमाएं हैं। चीज है कि एक ही द्रव की बने दो प्रतिमाएं हैं, जैसे आज भी दोनों समानता होनी चाहिए, आज भी दोनों में समानता होनी चाहिए, और अब जो है वो चेंजिंग आ गया है बाबू, हो रहा है, ठीक है हो रहा है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बर्नार्ड शो का नारी के संबंध में क्या विचार था। बर्नार्ड शो का नारी के संबंध में क्या विचार था, तो बर्नार्ड शो ने नारी को अहेरिन माना है। क्या माना है बाबू, बर्नार्ड शो ने नारी को अहेरिन माना है, जादूगर नहीं माना है, और जो पुरुष है उसको अहेर माना है। क्या माना है, अहेरा माना है, और औरत लोगों को अहेरिन माना है। क्या है, अहेरिन और अहेर माना है। जो नर को बाबू, जो पुरुष लोगों को हमेशा नारियों से बचकर रहना चाहिए। क्या है, जो पुरुष लोग है, जो पुरुष जाति है, उसको क्या है, औरत लोगों से बाबू वो क्या करना है, यहां पे बताया गया है, वो बच के रहना। क्या करना है, बच के रहना है, ठीक है। चलिए, अपना अपना भेद होता है बाबू, ठीक है, अपना अपना वो समझ सकते हैं ना। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, पुरुष में नारी के गुण। क्या लिखा हो लास्ट क्वेश्चन से बाबू, पुरुष में नारी के गुण, और नारी में पुरुष के गुण होना चाहिए या नहीं, अपना आप बताइए। तो पुरुष में नारी का गुण और नारी में पुरुष का गुण होना चाहिए या नहीं बाबू। तो देखिए आंसर में यही चीज लिखा हुआ है ना सर। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि दोनों में, क्या लिखा हो कि दोनों में दोनों का गुण होना चाहिए। दोनों में, ऐसा नहीं कि पुरुष में होना चाहिए और औरत लोगों में नहीं, नर में नारी का गुण, नारी में नर का गुण होना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यदि औरत लोग नहीं होंगे तो पुरुष लोग रहेंगे जी, तो वो क्या है बाबू, दोनों को रहना जरूरी है, और दोनों पूरक है एक दूसरे के। और क्या लिखा हुआ है, और देखिए यही चीज है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसे किसी भी परिस्थिति में दोस्त मानना उचित नहीं होगा। इन्हें कोई भी परिस्थिति में दोस्त मानना जो है वो उचित नहीं होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा है ना। किसी भी दोष में उनको किसी भी परिस्थिति में जो है वो दोष मानना उचित नहीं होगा। और देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या है, आप पीडीएफ के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर यही है 7667140322 के नंबर पर आपको पीडीएफ मिल सकता है बाबू। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर कॉल। देख रहे हैं ना, पूरे पसीने पसीने हो गए बाबू, सिर्फ आपके लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। और विद्या डायरी पर आपके लिए हर चीज अवेलेबल है जो कि फ्री में है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अभी देखना है, मैं पूरा फुल सिलेबस आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, चाहे जो भी हो जाए, जितना भी मुझे गर्मी लगे, मैं पूरा भींज चुका हूं, आप सभी देख रहे होंगे, ठीक है। तो इससे परेशान मैं नहीं हूं बाबू, आपको सिर्फ पढ़ना है। ये अच्छे से इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तभी जो है यह मेहनत जो है वो साकार होगा, और विद्या दायनी का जो फैमिली है, जो आप मेरे परिवार हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा होगा। हिंदी में हम लोग ये चैप्टर इंड कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, इंड कर चुके हैं। उसके बाद आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या करना है, अच्छे तरीके से, अभी तक चैप्टर को नहीं पढ़े तो वो पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग जो है वो अब काव्य खंड पढ़ेंगे, 1-2 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रामर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होना है, वो मेरी जिम्मेदारी है बाबू आप लोगों को पढ़ाना, और आपको क्या करना है, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। उसके लिए तो विद्यादायिनी है ही ना, तो क्या दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे